हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग नई प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। ठीक, बिल्कुल बेसिक और जीरो लेवल से हम लोग लेकर चलेंगे संख्या पद्धति को। ठीक है, और ये संख्या पद्धति ऐसा चैप्टर है, जब आप पढ़ेंगे आप तो बहुत ढेर सारे इसमें भूत मिलेंगे, नए नए भूत निकलेंगे। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए हम जीरो लेवल से लेकर चल रहे हैं। ठीक है, और सही से समझिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे सबसे पहले संख्या पद्धति कहते किसे हैं? संख्या पद्धति कहते किसे हैं? तो किसे कहते हैं? विभिन्न प्रकार की संख्याओं को, ठीक है, विभिन्न प्रकार की संख्याओं को लिखने या दर्शाने और उनके मध्य संबंधों के आधार पर उन्हें वर्गीकृत करने की सुव्यवस्थित नियमों को क्या कहते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक है, अब संख्या पद्धति बना क्या है? किससे? संख्या से। संख्या किसे बनता है? अंकों से। अंक किसे कहते हैं? अंक कुल कितने होते हैं? 10 हमारे अंक होते हैं। देखिए, संख्या को व्यक्त करने के लिए यही 10 संकेतों की जरूरत होती है, जिसे क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। कौन कौन होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जो मोबाइल में कीपैड होता है, जितने अंक होते हैं वही है, सेम उसी को हम क्या कहते हैं? अंक। अब इससे जो संख्याएं हमारी बनती हैं बाबू, संख्याएं बनती क्या है? इससे एक मिलेगा हमें वास्तविक मान निकालने के लिए, और एक पूछता है स्थानीय मान। ठीक, अंकों से दो चीज हमें मिलेगी, एक वास्तविक मान और दूसरा क्या मिलेगा? स्थानिक मान। ठीक, अब वास्तविक मान क्या होता है? पहले वास्तविक मान समझे। जैसे कि कोई हम संख्या लिख दें, लिख दिए 4, 3, 8, 5 लिख दिए। यदि हम पूछे इसमें बाबू 8 का वास्तविक मान बताइए, क्या आप बताइए? वास्तविक मान, तो 8 का 8 ही होगा। ठीक है, वास्तविक मान बदलता नहीं है, क्यों? उसका नाम ही क्या है? वास्तविक मान। जिसका वास्तविक मान पूछेगा वही होगा। 8 का 8 हो गया। यदि हमसे 3 का पूछे तो 3 का वास्तविक मान 3, 4 का पूछे 4 और 5 का पूछे तो 5। सबका वास्तविक मान क्या होगा? सेम होगा। तो वास्तविक मान समझ में आया? इस पे सवाल मिलेगा। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है? स्थानीय मान। जैसे को क्वेश्चन दे दिए हम 6, 3, 2, 5, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें हमसे पूछे क्या? 2 का स्थानीय मान बताइए। क्या? 2 का स्थानीय मान। तो हम स्थानीय मान निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ से गिनते हैं। इसे क्या कहते हैं? इकाई, और इसे दहाई, इसे सैकड़ा और इसे हजार। तो यह किस जगह पे? दहाई पे है तो 2 गुणे 10 होगा। एक दहाई है ना, तो दहाई में हमेशा 10 का गुणा करेंगे। यदि 3 का स्थानीय मान पूछे तो 3 गुणे इकाई दहाई सैकड़ा पे है तो 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है बाबू। यदि हमसे 6 का स्थानीय मान पूछे तो 6 इंटू 100 का गुणा करेंगे। ठीक है, 1000 का गुणा करेंगे। तो इस तरह से यह हमारा क्या हो जाएगा? 20, और यह हो जाएगा 300, और यह कितना हो जाएगा? 6000। ठीक, ये कोई ज़रूरी नहीं कि यह मैथ का ही टॉपिक है, यह जीएस का भी टॉपिक आपका है। यह वास्तविक मान और स्थानीय मान जीएस में भी पूछता है बहुत जगह। ठीक है, तो इस तरह से वास्तविक मान और स्थानीय मान हम ज्ञात करते हैं। वास्तविक मान और स्थानीय मान निकालना समझ में आया? यदि आप लोगों से हम पूछे बाबू, एक क्वेश्चन दे दिए 3, 6, 8, 9, 4, इसमें पूछे 8 का, क्या पूछे? 8 का वास्तविक मान बताइए। क्या पूछे? 8 का वास्तविक मान। 8 का वास्तविक मान कितना होगा? 8 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। 8 का वास्तविक मान क्या होगा? 8। यदि हम 8 का स्थानीय मान पूछे, क्या पूछे? स्थानीय मान। तो स्थानीय मान क्या होगा बाबू? 1, 2 अंक के बाद है तो 800 हो जाएगा। समझ में आया? वास्तविक मान और स्थानीय मान में कोई दिक्कत?
सबको समझ में आ गया? अब आप लोग निकाल लेंगे ना? इसे एक बार नोट लिख कर लीजिए। अगला देखेंगे टॉपिक क्या हमारा रहेगा इसमें का, सम्मिश्र संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। संख्याएं पढ़ना है तो संख्या में पहला पढ़ेंगे सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र मतलब क्या, सभी मिला के जितनी संख्या होती है उसे क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। अब सम्मिश्र संख्याओं को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया बाबू? दो भागों में। एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्याओं पे सवाल जितने बनते हैं काल्पनिक संख्या पे कभी कभार देखा गया है, ठीक है, कभी कभार सवाल बनते हैं। लेकिन समझ लीजिए होता क्या है, यदि हम लिख दिए ऐसे -√1, यह आई की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? यदि रूट में माइनस आ जाए तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? आई, ठीक है। आई स्क्वायर का मान -1 होता है। आई स्क्वायर का मान क्या होता है? -1। ये हमारी काल्पनिक संख्याएं हो गई, ठीक है। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में। और वह दो भाग में कौन कौन से हैं यहाँ देख लीजिए। एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या या रेशनल नंबर। दूसरा अपरिमेय संख्या। ठीक है, पहला क्या बनाया गया? परिमेय संख्या, और दूसरा अपरिमेय संख्या। अब इसमें परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? ठीक है, दोनों में यह परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। जहां p और q क्या है? वास्तविक संख्या है। p और q क्या है? वास्तविक संख्या है। और q इज नॉट इक्वल टू 0। p और q क्या है? वास्तविक संख्याएं हमारी हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब यह है कि जो भी संख्याएं होंगी वह q कभी 0 नहीं होंगी। और यहाँ जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या है। यहाँ भी सेम वही कंडीशन, q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इससे क्या देखिए, अपरिमेय संख्या क्या करते हैं? जिसे p/q के रूप में, जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। यहाँ देखिए क्या था, p/q के रूप में लिख सकते थे और यहाँ पे p/q के रूप में नहीं लिख सकते। यहाँ भी q इज नॉट इक्वल टू 0। अब यदि हम कोई संख्या लिखें, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, साथ साथ में पढ़ते चलिए। इसका एग्जाम्पल देखिए, लिख दिए 4/5। ये क्या है? परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये p/q के रूप में का है कि नहीं बाबू? इसलिए क्या है? परिमेय संख्या। और 4 और 5 क्या है? वास्तविक संख्या है। तो हम यही पढ़े हैं, p और q वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। तो p और q वास्तविक संख्या है। इसे लिख दिया √3/2। ये क्या है? परिमेय संख्या है? नहीं। क्यों? हमें ये बताइए क्यों परिमेय संख्या नहीं है?
p बाई क्यू के रूप में तो दिख रहा है। क्या इसमें मिस्टेक है कि हम कह रहे हैं परिमेय संख्या नहीं है? क्यों? क्योंकि p की जो वैल्यू है वास्तविक संख्या नहीं है। इसलिए हम पढ़े हैं परिभाषा, क्या पढ़े हैं? अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और जहाँ p और q क्या है? वास्तविक संख्या। और ये तो वास्तविक संख्या नहीं है, काल्पनिक संख्या आ गई है। आ गई कि नहीं? तो इसलिए क्या है? अपरिमेय संख्या। अब यहाँ लिख दें √2, ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि यह वास्तविक संख्या नहीं है। यदि यहाँ पर यह लिख दें 3 केवल लिख दिए, ये भी क्या है? परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि हम पढ़े हैं मैथ में सबके अपन एक होता है लेकिन लिखा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि एक तो वास्तविक संख्या है ना बाबू, एक तो हो सकता है, तो p अपन q के रूप में हो गया। ये हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक। और 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है, किंतु इसका मान क्या होता है? पाई। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्लियर? 22/7 क्या हमारा? परिमेय संख्या है, किंतु पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। तो यहाँ से वास्तविक संख्याओं को क्लियर हो रहा है, परिमेय और अपरिमेय क्लियर हुआ। अब देखिए परिमेय संख्याओं को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। दूसरा पूर्ण संख्या। तीसरा पूर्णांक। क्या? पूर्णांक। ठीक। अब देखिए परिमेय संख्या को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। अब आ गए हम प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे? ऐसी संख्या जिसे हम क्या करें? गणना में यूज करते हैं। गणना कहाँ से गिनते हैं? कोई भी वस्तु आपको दिया गया गिनने के लिए तो क्या करेंगे? किससे गिनेंगे? हमेशा 1 से, 2, 3 से तो नहीं गिनना शुरू करते हैं ना। तो गणना में किससे यूज करते हैं? 1 से। 1, 2, 3, 4 ऐसे डॉट अनंत तक आता चला जाएगा। यह हमारा प्राकृतिक संख्या है। समझ में आया? प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम गणना में यूज करते हैं। ठीक है? या गिनने में यूज करते हैं, उसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। अब आया क्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या सिंपल है। यदि हम क्या करें? प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित कर दें। प्राकृतिक संख्या हम क्या करें? शून्य को मिला दें। तो यहाँ से हम क्या करें? शून्य को मिला दें, होल नंबर। तो 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे डॉट अनंत तक। तो यह हमारा क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। तो सिंपल है, हम कह सकते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को हम सम्मिलित कर दे तो हमारी क्या मिल जाएगी? पूर्ण संख्याएं। ठीक। अब आया बारी पूर्णांक की। क्या आया? पूर्णांक। पूर्णांक को बाबू ऐसे 2 भागों में बांटा गया। ठीक है? एक धन पूर्णांक, एक ऋण पूर्णांक और एक शून्य। ठीक है? धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य। तो यहाँ पे हम इसको बांटें तो ये लिखेंगे, यहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है ना। तो एक हो जाएगा ऋण पूर्णांक, इसी में शून्य भी सम्मिलित रहेगा, और एक आ जाएगा धन पूर्णांक। अब बारी आई ऋण पूर्णांक किसे कहते हैं? ऋण पूर्णांक किसे कहेंगे? जितनी नेगेटिव संख्याएं होती हैं सभी ऋण पूर्णांक होते हैं। ठीक। इसे भी लिख सकते हैं -1, -2, -3, -4 ऐसे डॉट 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 माइनस अनंत तक लिख सकते हैं। जितनी संख्या चाहे उतनी संख्या लिख सकते हैं। यह शून्य तो शून्य ही है। और धन पूर्णांक में क्या हो जाएगा? +1, +2, +3, समझ रहे ना, +4 ऐसे डॉट 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 अनंत तक। तो इतना समझ में आया धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक।
इसमें कोई दिक्कत किसी को? अब क्वेश्चन कैसे बनता है? अब सवाल ये बनेगा, बताइए शून्य क्या है? शून्य क्या है? दे देगा धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, देखिए लिख देगा शून्य क्या है, शून्य क्या है, ठीक। ऑप्शन देखिए क्या क्या दे रहा है, दे दिया हमारा धन पूर्णांक, क्या दे दिया? धन पूर्णांक। दूसरा ऑप्शन ऋण पूर्णांक, तीसरा पूर्णांक, चौथा प्राकृत संख्या। तो देखिए शून्य क्या है, अब 4 ऑप्शन दे दिया, इसमें से हम क्या मारेंगे? कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? पूर्णांक होगा कि नहीं बाबू? क्योंकि हम पढ़े हैं शून्य क्या है, ना ही ऋण पूर्णांक है ना ही धन पूर्णांक है। शून्य तो अलग है, शून्य क्या है? पूर्णांक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे क्वेश्चन बनेगा, ये पूछ देगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 1। और पूछे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, इसको डिफाइन हम नहीं कर सकते हैं, इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। यदि पूर्ण संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछे 0, सबसे छोटी, ये पूछता सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे बड़ी, तो इसको भी डिफाइन नहीं कर सकते, इनफाइनाइट नहीं मारेंगे, इसे डिफाइनाइट नहीं कर सकते, ठीक है। और इतना आप नोट कीजिए, फिर आगे पढ़ा रहे हैं।